हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बार फिर जेईई एडवांस के एक न्यू क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन भी एक क्यूरियस स्टूडेंट ने भेजा है बच्चों, और मेरे इस स्टूडेंट का इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं मेरे चैनल के ऊपर है जो जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें फ्रिक्शन वाली कॉन्सेप्ट है जो इन्वॉल्व है। क्वेश्चन कह रहा है, पुट ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजेंटली ऑन योर एक्सटेंडेड फिंगर्स विद द लेफ्ट वन एट 0.00 सेंटीमीटर एंड द राइट वन एट 90 सेंटीमीटर। करेक्ट। एक बच्चों मीटर स्केल दे रखी है, मीटर स्केल दे रखी है, उसमें जो आपकी इंडेक्स फिंगर बोलते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर ये हो गई, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर ये हो गई बच्चों। फर्स्ट थंब के बाद जो सेकंड, ये इंडेक्स फिंगर। तो मीटर स्केल को है जो इंडेक्स फिंगर पे रखना है आपको, सपोर्टेड बाय इंडेक्स फिंगर्स। लेफ्ट वाली जो है वो 0 पे रहेगी, और राइट वाली जो है मेरी राइट वो 90 सेंटीमीटर पे रहेगी। तो मैं जो इस क्वेश्चन को है जो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, इसके बाद मैं आगे पढ़ के समझाता हूं आपको। ये बच्चों मीटर स्केल है। करेक्ट। ये इसका मिडिल पॉइंट ओ है, वो मिडिल पॉइंट। करेक्ट। वेट mg एक्ट करेगा बच्चों, W इक्वस टू mg, ये वेट एक्ट करेगा। अब आपकी लेफ्ट वाली इंडेक्स फिंगर 0 पर यहां रहेगी बच्चों, और लेट नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट के ऊपर n1 बना देता हूं मैं, और ये A पॉइंट है। लेफ्ट वाली है जो लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो यहां रहेगी, और ये 90 सेंटीमीटर वाला मार्क है बच्चों, ये 0 वाला मार्क है, 0.00 सेंटीमीटर। करेक्ट। और ये है 90.00 सेंटीमीटर वाला मार्क, और यहां है जो लेट N2 नॉर्मल रिएक्शन है। N1 और N2 आर द नॉर्मल रिएक्शंस। अब पढ़ते हैं बच्चों। When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, जब आप दोनों फिंगर्स को सेंटर की तरफ मूव करने की ट्राई करते हैं, इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप्स विद रेस्पेक्ट टू द स्केल एंड द राइट फिंगर डज नॉट। मतलब ये वाली फिंगर तो यहीं रहती है, लेकिन ये वाली फिंगर जो है वो स्लिप करना स्टार्ट कर देती है। हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्यों स्टार्ट करेगी स्लिप होना। After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Correct? Then the right finger stops at a distance XR from the center, 50 सेंटीमीटर। करेक्ट। 50 सेंटीमीटर के ऊपर, क्योंकि 0 यहाँ है तो 50 सेंटीमीटर के ऊपर है जो बच्चों ये सेंटर आ गया है। अब बच्चों ये लेफ्ट फिंगर जो है वो स्लिप होना स्टार्ट होती है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आकर है जो ये स्टॉप हो जाती है। जैसे जो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बच्चों, इट इज द बी पॉइंट। तो लेट सी पॉइंट के ऊपर है जो वो स्टॉप हो जाती है, सी पॉइंट के ऊपर, इट इज द सी पॉइंट, पॉइंट सी। करेक्ट। और लेट है जो नॉर्मल रिएक्शन इस बार क्या है, N3 है। जब ये वाली फिंगर यहां जाएगी, ये वाली फिंगर यहां जाएगी N3 पे, तो ये स्टॉप हो जाती है। इसके बाद ये स्टॉप हो जाती है, और ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है, और ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट में जो कहां आ जाती है, N4 पे आ जाती है, यहां आ जाती है। तो पहले बच्चों है जो हम क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट फिगर को है जो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, इसके बाद एक फिगर और, फिर इसके बाद जो भी मैं इसके अंदर करना है इंप्रूवमेंट वो मैं करूंगा। द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड द राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस XR फ्रॉम द सेंटर। यहां रुक जाती है बच्चों, ये स्टॉप हो जाती है, इसके बाद ये स्लिप होना स्टार्ट होती है, और ये जो यहां स्टॉप हो जाती है D पॉइंट पे। और लेट यहां नॉर्मल रिएक्शन जो है वो N4 है बच्चों। करेक्ट। और सेंटर से XR डिस्टेंस के ऊपर है जो स्टॉप होती है, XR डिस्टेंस के ऊपर स्टॉप होती है। करेक्ट। तो फाइंड XR, म्यूएस और म्यू, हाँ
if the coefficient of static and dynamic frictions between the fingers and the scale are 0.40 and 0.32, यानी म्यूएस दे रखा है बच्चों 0.40 एंड म्यूके दे रखा है बच्चों 0.32, करेक्ट. If the scale and left hand side slipping again because of difference XR, find the value of XR. आपको XR फाइंड करनी है. आपको क्या फाइंड करनी है? XR. एक बार क्वेश्चन को ये जो मैं और समझा देता हूं बच्चों का आपकी इंडेक्स फिंगर्स है आपकी, एक तो ये वाली इंडेक्स फिंगर जो अंगूठे के बाद लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, और इस अंगूठे के बाद राइट वाला जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, उसके बाद जो फर्स्ट फिंगर आ रही है दैट इज द इंडेक्स फिंगर, करेक्ट. तो इंडेक्स फिंगर के ऊपर आपने स्केल को रख लिया. इसके बाद जब आप स्लिप करवाने की ट्राई करते हो तो यू नॉट दैट इसको 90 सेंटीमीटर पर रख रखा है कि ये वाली फिंगर है जो सबसे पहले स्लिप होना स्टार्ट होती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आ जाती है और देन स्टॉप्स. इसके बाद ये वाली फिंगर स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है और ये जो थोड़ी डिस्टेंस तक आ जाती है, इसके बाद देन अगेन स्टॉप्स, करेक्ट. तो सेंटर 50 सेंटीमीटर पर होगा. सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये वाली फिंगर यहाँ आई, इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये आपको XR फाइंड करना है, करेक्ट. अब कॉन्सेप्ट क्या रहेगी बच्चों? XR फाइंड करना है. हाँ, इनिशियली चेक करते हैं बच्चों. इनिशियली देखो बच्चों, स्लिप होने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है उसकी स्टैटिक लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं FSL, और ये पॉइंट है जो स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट A. इस पॉइंट के ऊपर में स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, करेक्ट. FSL वो होता है बच्चों म्यू S. इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1 है तो म्यू S N1, करेक्ट. म्यू S 0.4, ये हो गया बच्चों N1. इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इनिशियली है जो ये सिचुएशंस थी, एक फिंगर यहाँ एक फिंगर यहाँ, इंडेक्स फिंगर्स, तो इस पॉइंट के ऊपर है जो FSL स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये चाहिए मुझे B पॉइंट पे, करेक्ट. तो इट इज म्यू S N2, करेक्ट. ये स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हाँ, और म्यू एस आपके लिए 0.4 है और ये हो गया आपके N2. अब बच्चों है जो ये जो रॉड है, जो आपकी जो स्केल है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, सिंस स्केल इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है बच्चों ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, बोथ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम या रोटेटरी इक्विलिब्रियम दोनों ही है जो रोटेशन में, दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहे हैं. तो बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अंडर फोर्सेस, करेक्ट. ना तो बॉडी है जो ट्रांसलेट हो रही है ना रोटेट हो रही है अंडर दीज फोर्सेस N1 एंड N2. तो बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क अबाउट O इंप्लाइज टॉर्क अबाउट O का टॉर्क. तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो O के अबाउट O के रेस्पेक्ट में है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो बच्चों 50 सेंटीमीटर हो गई और ये N1 हो गया, तो 50 इंटू N1. ये टॉर्क इस वाले फोर्स के कारण, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, क्लॉकवाइज सेंस में जो रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, करेक्ट. और ये वाला फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है और दोनों है जो काउंटर बैलेंस कर देते हैं. तो 40 यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो 40 है, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर पर मार्क है बच्चों, 50 सेंटीमीटर, तो ये 40 हो गया. तो 40 इंटू N2. ऑब्वियसली ये जो बच्चों N2 इज ग्रेटर देन N1 इंप्लाइज N2 इज ग्रेटर देन N1. अब N2 ग्रेटर देन N1 है, मतलब यहां नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर है, यहां नॉर्मल रिएक्शन स्मॉलर है, करेक्ट.
अब बच्चों यहाँ स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स है 0.4 N1 और यहाँ 0.4 N2। इस पॉइंट पे 0.4 N1 और इस पॉइंट पे 0.4 N2 और N2 इज ग्रेटर देन N1। तो बच्चों ये N2 अगर ग्रेटर है इस N1 से तो इसका मतलब इंप्लाइज FSL यानी स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स एट B विल बी ग्रेटर देन स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स एट A। यानी B के ऊपर स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स जो है वो ज्यादा है, A के ऊपर स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम है। करेक्ट? तो इसका मतलब स्लिप होने के चांसेस है जो A पर है। सो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर विल स्टार्ट स्लिपिंग, वो है जो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट? और इसके ऊपर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। किसके ऊपर? जब वो फिंगर स्लिप होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो काइनेटिक टाइप का हो जाएगा। करेक्ट? फिर है जो एक ऐसा पॉइंट आएगा स्लिप होते 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 एक पॉइंट C के ऊपर। करेक्ट? जब काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रॉड के ऊपर है, रॉड के ऊपर है जो FK की डायरेक्शन ये है बच्चों, FK। करेक्ट? FK1। करेक्ट? तो FK1 वो इस स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल्स टू हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है उसके इक्वल्स टू हो जाएगा। क्यों? FK1 है जो बच्चों बढ़ रहा है, क्योंकि FK1 इक्वल्स टू म्यू के इंटू N3। करेक्ट? अब बच्चों डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, पहले ये N1 था, अब यहां आते 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 डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और रॉड का इक्विलिब्रियम मेंटेन है। कौन सा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो सर्टेनली है जो डिस्टेंस कम हो रही, जैसे यहां तक की डिस्टेंस कम है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा थी, तो सर्टेनली N3 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। N3 इंक्रीज होने से काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है बच्चों। तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पॉइंट तक आते आते इस बार यहां स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस कर लेगा बच्चों, क्योंकि यहां काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। बच्चों बात समझ में आ रही मेरी बात? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो फिंगर है जो स्लिप होना स्टार्ट होगी तो बच्चों डिस्टेंस कम होगी। आप है जो O के रेस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस कम होगी बच्चों। तो FK जो है काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो म्यू के इंटू N इज द नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट? और चूंकि रोड का रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इसका मतलब ये है बच्चों कि यहां जो है म्यू के की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन N विल इंक्रीज होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? तभी जाके N इंक्रीज होता जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है जो जाते जाते है जो N3 जहां नॉर्मल रिएक्शन है वहां FK1 जो है वो इसके स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल्स टू हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कौन सा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी इस डायरेक्शन में, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दोनों काउंटर बैलेंस कर लेंगे। करेक्ट? ये बात समझ में आई आपको? मतलब आपकी उंगली ये जो स्लिप होती रहेगी तो आपका FK जो है वो म्यू के N होता है। करेक्ट? और आपकी ये फिंगर तो इसी पॉइंट के ऊपर ये फिंगर है जो स्लिप होती आ रही है। तो बच्चों है जो इक्विलिब्रियम मेंटेन है, कौन सा? रोटेशनल वाला। रोटेशन है तो वो ऐसे टिल्ट हो रही है न ऐसे टिल्ट हो रही है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो इंप्लाइज ये जो टॉर्क बनाता है, ये N2 जो टॉर्क बनाता है स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट? तो इस वाला टॉर्क और इस N3 के N के कारण जो टॉर्क N नॉर्मल रिएक्शन के कारण जो टॉर्क है वो काउंटर बैलेंस करेगा। तो काउंटर बैलेंस करेगा तो बच्चों N की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो है जो फिक्स है और है जो ये टॉर्क है जो इसके इक्वल्स टू होना चाहिए। करेक्ट? स्टैटिक लिमिटिंग के इक्वल्स टू होना चाहिए। तो फिर है जो इंप्लाइज है जो एट सी क्या होगा? लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स सिंस बिकॉज FK म्यू के N3 करेक्ट इक्वल्स टू म्यू एस N2 करेक्ट। म्यू एस N2 तो बच्चों पहले ही फिक्स था,
म्यू एस एन टू, तो स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका स्लिप होना तो तभी स्टार्ट हो सकता है जब है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है जो म्यू एस एन टू से ग्रेटर हो जाए, करेक्ट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन टू से ग्रेटर हो जाए। तो म्यू के एन थ्री स्लिप होता हुआ आ रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर आते आते जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के एन थ्री, वो उसके स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल्स टू हो जाए। अब बच्चों ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, एफ के म्यू के एन थ्री, म्यू के है आपका 0.32, एन थ्री, करेक्ट, म्यू के एन थ्री, और म्यू एस एन टू, म्यू एस 0.4 है, ये हो गया एन टू। तो बच्चों एन थ्री बाय एन टू इक्वल टू 0.4, 0.32, पॉइंट से पॉइंट 0.5, 8 से कटा बच्चों 5/4, n3 बाई n2 आपके पास है 5/4, करेक्ट। इसके बाद बच्चों है जो अगेन इस पॉइंट पे है आपकी राइट वाली इंडेक्स फिंगर तो यही है, लेफ्ट वाली यहां आ गई है, स्टॉप हो गई है। अब है जो अब क्या होगा, अब चेक करते हैं बच्चों। अब जो टॉर्क है इस n3 के कारण और इस n2 के कारण ये भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काउंटर बैलेंस। तो n3 लेट ये डिस्टेंस बच्चों x है, सेंटर से डिस्टेंस x है, तो n3 इंटू एक्स ये टॉर्क बनाएगा जो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो n3 इंटू एक्स, अगेन n3 इंटू एक्स, और ये n4 इंटू एक्स आर, n4 इंटू n3 इंटू एक्स, सॉरी, n3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों n2 इंटू 40, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, n2 इंटू 40। तो अगेन है जो n3 बाई n2, यहां से हो रहा है बच्चों 40 बाई एक्स, n3 बाई n2 या 5/4 या n3 बाई n2 40 बाई एक्स, इन दोनों से बच्चों, इससे और इससे, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं मैं बच्चों। तो इक्वेट करने पर 40 बाई एक्स इक्वस टू 5/4, तो x इक्वस टू हो गया 160/5, 160/5। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 32, x आ रहा बच्चों 32 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस है जो बच्चों 32 सेंटीमीटर होगी, 32 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगेन अब चेक करते हैं। अब ये वाली फिंगर स्लिप होना स्टार्ट होती है, तो ये वाली फिंगर स्लिप क्यों होगी उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपका है जो फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, आंसर की ओर बढ़ेंगे हम बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले मैं यहां चेक करता हूं FSL एट सी, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट सी चेक करता हूं मैं। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू एस एन थ्री, म्यू एस एन थ्री, अब म्यू एस है 0.4, ये हो गया n3। इसके बाद एट बी, ये हमने पहले कर चुके हैं हम, FSL बी, FSL बी, ये हो जाएगा बच्चों म्यू एस एन टू, करेक्ट, म्यू एस एन टू। अब म्यू एस है आपका 0.4 और ये n2। अब C के ऊपर FSL है 0.4 n3 और B के ऊपर है 0.4 n2। अब बच्चों ऑब्वियसली यहां से n3 इज ग्रेटर देन n2, n3 इज ग्रेटर देन n2, तो n3 ग्रेटर देन n2 है। Since n3 is greater than n2 implies FSL at C
इज ग्रेटर देन FSL एट B, यानी स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन C के ऊपर ज्यादा है और स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन B के ऊपर है जो रिलेटिवली कम है बच्चों। तो इसका मतलब यहां स्टैटिक लिमिटिंग यानी है जो स्लिप होने की लिमिट, यानी एक्सटर्नल फोर्स की इतनी वैल्यू को वो स्लिप होना स्टार्ट होने की जस्ट टू स्टार्ट मोशन, मतलब उस स्टेज में आ जाए मोशन स्टार्ट होने वाली हो, तब तक जो भी है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो एक्ट करता है, दैट इज द स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण है जो उसके ऊपर स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है बच्चों। तो बच्चों यहां और यहां तो हम देख रहे हैं यहां स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, तो इस बार है जो स्लिपिंग के चांसेस है जो B पे है। सो स्लिपिंग विल स्टार्ट एट B। स्लिपिंग कहां होगी? विल स्टार्ट एट B। B के ऊपर है जो स्लिप होना, स्लिपिंग स्टार्ट होगी। स्लिप स्टार्ट होने के बाद बच्चों ये वाली फिंगर स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली फिंगर तो यहां आ चुकी है, और एक D पॉइंट के ऊपर है ना, यहां जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा वो उसके स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस कर लेगा बच्चों। यहां तक आते आते कंटिन्यूअसली अगेन है जो बच्चों N2 विल इंक्रीज और वो N4 तक आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होती जा रही, डिस्टेंस कम होती जा रही, तो टॉर्क के प्रिंसिपल से जो बच्चों ये डिस्टेंस कम है तो N4 विल बी ग्रेटर, ये डिस्टेंस ज्यादा थी तो N2 विल बी स्मॉलर, यानी N4 विल बी ग्रेटर देन N2, करेक्ट। तो बच्चों स्लिप होने के चांसेस तो है जो कहां ज्यादा है इस बार? B पे ज्यादा है। तो आपकी फिंगर है जो यहां तक आ जाएगी, इस D पॉइंट तक आ जाएगी, और D पॉइंट के ऊपर यहां FK जो एक्ट कर रहा है, FK जो कि म्यू के N4 है, करेक्ट, वो किसको बैलेंस करेगा? इस पॉइंट के ऊपर एट D FK म्यू के N4 वो काउंटर बैलेंस कर लेगा बच्चों इसके स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FSL एट C। तो ये म्यू S N3 को काउंटर बैलेंस करेगा, करेक्ट। तो फिर है जो रोड का, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है बच्चों, इक्विलिब्रियम हर कंडीशन में मेंटेन है, करेक्ट। तो म्यू के N4 तो दैट इज 0.32 इंटू N4 और म्यू एस 0.4 और N3, तो N3 बाई N4 0.32 अपॉन 0.4 पॉइंट 4/5 8 से हम 8 से जो हटेगा तो 4/5। तो ऑब्वियसली है जो यहां से कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों का N4 इज ग्रेटर देन N3। N4 है जो ग्रेटर देन N3 हो जाएगा बच्चों, यानी इस जगह नॉर्मल रिएक्शन है वो ग्रेटर हो जाएगी बच्चों, करेक्ट। अब बच्चों है जो यहां जो अगेन है जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है, करेक्ट। तो आपके पास N3/N4 तो आ चुका है, करेक्ट। अब है जो टॉर्क की थ्योरी, ओके अबाउट टॉर्क, ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क भी है जो 0 होना चाहिए, ओके अबाउट। तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क ये दोनों काउंटर बैलेंस करेंगे, तो N3 इंटू एक्स, N3 इंटू एक्स, ये वाला टॉर्क है जो बच्चों इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, और ये वाला टॉर्क N4 इंटू XR। अब आपको XR के लिए सॉल्व करना है बच्चों, तो XR इक्वल्स टू N3/N4 इंटू एक्स, और x आपका 32 है, N3/N4 4/5 है, 4/5 इंटू 32 128/5 10 25.6 सेंटीमीटर। तो XR की वैल्यू आ रही है बच्चों 25.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों कॉन्सेप्ट यही है, एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप सबसे पहले चेक करें FSL स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जहां स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्लिप नहीं होगी, जहां स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कम है जिस फिंगर के, वहां उस लोकेशन के ऊपर वो फिंगर स्लिप होना स्टार्ट होगी, करेक्ट। और जब स्लिप होना स्टार्ट होगी तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लग जाएगा काइनेटिक टाइप का, करेक्ट।
अब है जो ये कब तक स्लिप होगी, ये उस पॉइंट तक स्लिप होगी जब तक कि जो इस वाले उस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इसके स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर नहीं कर ले, काउंटर बैलेंस नहीं कर ले, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये जो ये बैलेंस रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो आपकी फिंगर जब है जो इस साइड से स्लिप होगी तो बच्चों ऑब्वियसली ये जो सेंटर से डिस्टेंस कम होती जा रही तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होती जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जो टॉर्क बनता है वो इसके टॉर्क को काउंटर कर लेगा, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी वर्क करती है। इसके बाद है जो बच्चों क्या होगा कि आप अगेन है जो एफएसएल चेक करें, एफएसएल चेक करें कि यहाँ ज़्यादा है यहाँ ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इस बार एफएसएल यहाँ ज़्यादा आएगा तो ये वाली फिंगर स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनली ये प्रोसेस चलता रहता है। तो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपको एक्सआर की डिमांड थी, यहाँ एक्सआर मतलब ये राइट वाली जो इंडेक्स फिंगर थी वो स्लिप होकर यहाँ आ जाती है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्सआर ही आपको फाइंड करनी थी। तो इस टाइप से सबसे पहले ना आपने एक्स फाइंड किया, एक्स की वैल्यू 32 आई, तो फिर उससे एक्सआर है जो टॉर्क की थ्योरी से जो एक्सआर भी हमने गेन कर लिया। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन का आनंद लिया होगा, ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कंसल्ट मी अगेन। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।